देखो हमने एक ज़ेरिले टेक अपडेट्स में बात करी थी 9950X3D2 वाले प्रोसेसर की भैया इनका लेटेस्ट प्रोसेसर आने वाला है AMD का। और AMD के पास अपने एक 3D Vcache टेक्नोलॉजी है जो गेमर्स को बहुत तगड़ा टारगेट करती है। 9800X3D का वीडियो बनाया था हमने अपने चैनल पे, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। फिर X3D लाइनअप में इन्होंने अपना 9950X3D लॉन्च करा। बोला व्हाई शुड गेमर्स हैव ऑल द फन, कह रहे प्रोफेशनल्स भी तो है हमारे पास, तो ये वाला प्रोसेसर। अब इनको ऐसा क्या लगा कि भैया 9950X3D का एक 2 वाला प्रोसेसर भी निकालते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐसा क्या है, किस तरीके से प्रोसेसर काम कर रहा है, वही सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और इस प्रोसेसर की भाई डिमांड में हमारे को दुनिया भर की मिली भाई। अंधाधुन कमेंट्स आ रखे थे भैया पीसी बिल्ड लाओ, इसका रिव्यू लाओ, इसे टेस्ट करोगे। अब तुम बोलो हम कुछ ना करें, ऐसा हो सकता है? एंड यस, ये वीडियो हम AMD के साथ कोलैबोरेशन बना रहे हैं जिन्होंने हमारे को प्रोसेसर और पीसी बिल्ड प्रोवाइड किया है। एंड 9950X3D भी, जिसके साथ हमने इस प्रोसेसर को कंपेयर भी करा है। एंड इन दोनों प्रोसेसर में प्राइसिंग का डिफरेंस है, मतलब 30,000 के आसपास का डिफरेंस है। अब ये प्रोसेसर किन यूजर्स के लिए है, कितना मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा भी नहीं करेगा, तो कंक्लूजन तक आपको काफी सारी चीजें दिखाऊंगा। एंड यस, अगर पहली बार देख रहे हो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। मैं इतने प्रोसेसर की बात शुरू कर लेता हूं। अब देखो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें ना, 9950X3D से अगर कंपेयर करते हैं, सेम स्पेक्स हमारे को मिलते हैं, 16 कोर 32 थ्रेड्स और सेम बेस क्लॉक 4.3 गीगाहर्ट्ज एंड सेम डुअल Zen 5 प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। लेकिन जो CCDs हैं, हां CCDs थोड़ा सा बता देता हूं, कोर कॉम्प्लेक्स डाई। अब इसको आसान भाषा में समझो तो दो सेट्स हैं जिसके अंदर 8 एक तरफ डिवाइडेड है, 8 एक तरफ। बेसिकली जो कोर्स हैं, जो 9800X3D है वो 8 कोर 16 थ्रेड्स है, ये 16 कोर 32 थ्रेड्स है। तो 8 कोर डिवाइड कर दिया प्रोसेसर में, जिससे जिस तरीके का आपका टास्क होगा उसी तरीके से आपके प्रोसेसर पे डिवाइड हो जाएगा ताकि आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिले। अब यहां पे एक कैच है, जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है 9950X3D में ना, एक CCD पे 5.7 गीगाहर्ट्ज थी और दूसरे पे 5.4 गीगाहर्ट्ज। अब ये जो X3D2 वाला प्रोसेसर है, इसमें दोनों CCDs में हमारी 5.6 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलती है हमारे को। और जो हमारा L3 कैश है वो भी हमारा 128 MB से बढ़ के 192 MB इन्होंने कर दिया है। L3 कैश क्या है वो मैं भी आपको आगे बताता हूं। और बेसिकली पहले एक CCD के नीचे थी पूरी की पूरी L3 कैश, अभी X3D2 के अंदर दोनों CCDs के नीचे डिवाइडेड है। अब समझ लेते हैं कैश क्या होती है। बेसिकली ये स्पेशल मेमोरी है जो आपके CPU के सबसे पास होती है। जो भी आपका ऐसा डेटा है ना जो फटाफट नैनो सेकंड्स में चाहिए होता है कि यार फटाफट लोड हो जाए, वो हमारा L3 कैश के थ्रू होके आता है। अगर मैं गेमिंग की भाषा में समझाऊं, जैसे NPCs लोड होते हैं, मैप लोड होता है, या फिर गेम के फिजिक्स ही क्यों ना हो गए, वहां पे L3 कैश काम में आती है। अब सवाल ये आता है कि 3D Vcache क्या है जो AMD के पास है। अब अगर आप नॉर्मली प्रोसेसर को देखो, कोई भी प्रोसेसर हो गया, उसमें L3 कैश जो होती है ना, हमारा हॉरिजॉन्टली सेम चिप लेयर के ऊपर होती है साइड में। अब 3D Vcache जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करी पहले 5800X3D के ऊपर, तो इन्होंने L3 कैश को प्रोसेसर के टॉप पे रखा था, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आए थे, थोड़ी थर्मल लिमिट इनको सेट करनी पड़ी थी, कुछ इश्यूज थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में इन्होंने इंप्रूव करके 3D Vcache को कोर्स के नीचे की तरफ प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से थर्मल इश्यूज भी नहीं हो रहे थे एंड बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ पा रही थी। अब यहाँ पे 3D Vcache का फायदा बता देता हूं। पहले तो कैश समझ लो, L1 L2 L3 क्या है। L1 कैश जो है हमारे CPU के सबसे क्लोजेस्ट होती है और फ्रीक्वेंट डेटा जो उसको चाहिए होता है ना, उसको वो स्टोर करती है। जैसे आपके गेम के अंदर प्लेयर की जो मूवमेंट है वो फ्रीक्वेंट डेटा के अंदर आती है, मतलब जो चीज बिल्कुल माइक्रो सेकंड में हो रही है। फिर आती है L2 कैश, इसका साइज L1 कैश से बड़ा होता है, L1 तो सबसे छोटी है। अब L2 कैश के अंदर वो वाला डेटा स्टोर होता है जिसकी जरूरत हमारे को कभी भी पड़ सकती है, जैसे गेम के अंदर इमेज प्रोसेसिंग हो गई, AI लॉजिक हो गया, ये सब टाइप की चीजें कि हाँ जरूरत तो है पर कब है पता नहीं, तो वो L2 कैश में रहती है। और जो L3 कैश है ये सबसे बड़े साइज की होती है और इस प्रोसेसर के अंदर तो ये सबसे ही बड़े साइज की है। ये एज अ बैकअप एक्ट करती है L1 और L2 के लिए कि भाई आपका मैप का डेटा स्टोर है, गेम का वीडियो एडिटिंग टाइमलाइंस में काम आता है, सिमुलेशन वर्कलोड में काम आता है, गेम के फिजिक्स में काम, बहुत सारी चीजों में काम आता है L3 कैश। और L3 कैश का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही वो बेनिफिट करेगा CPU को, क्योंकि डेटा जल्दी फेच कर पाएगा प्रोसेसर। और इसी 3D Vcache की वजह से हमारी लेटेंसी कम हो जाती है और हमारे को गेमिंग के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है। और ये जो सेकंड जनरेशन 3D Vcache यानी कि जो L3 कैश मेमोरी है वो हमारा CPU कोर के नीचे इस तरीके से डिजाइन्ड है, जिसकी वजह से हमारे को लो लेटेंसी एंड इंप्रूव्ड गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। अब 9950X3D में दो CCDs है हमारे, तो एक के नीचे तो हमारा L3 कैश आता है, बट जो दूसरे 8 कोर्स है वो हमारा फास्टेस्ट काम करते हैं। तो OS शेड्यूलर को देखना पड़ता था कि मैं टास्क किसको असाइन करूं, भाई ज्यादा L3 कैश चाहिए होगा इसमें या ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए होगी इसमें, इसलिए इनकी क्लॉक स्पीड्स वगैरह भी डिफरेंस थी। अब OS शेड्यूलर को थोड़ा आसान भाषा में समझाओ कि सिस्टम टास्क मैनेजर हो गया। विंडोज जो समझती है ना कि भैया ये टास्क प्रोसेसर में कहां कैसे किस कोर को किस जगह असाइन होना चाहिए, तो जहां पे Vcache की नीड नहीं, कोई प्रोडक्टिव वर्कलोड वाला काम है, तो वो विदाउट CCD वाली Vcache को असाइन करता था। अगर आप गेम वगैरह खेलते हो तो Vcache वाली CCD को असाइन करा था, जो मैं आपको बता भी रहा था ना कि L3 कैश का सबसे ज्यादा फायदा गेमिंग में ही होता है। और यहाँ पे X3D2 में दोनों CCDs में सिमिलर कैश है, तो यहाँ पे OS शेड्यूलर का काम ही खत्म हो जाता है। भाई ज्यादा लोड ही नहीं आ रहा CPU पे सोचने में, कहीं पे भी असाइन कर दो बढ़िया परफॉर्मेंस मिल ही जाएगी, फिर चाहे वो गेमिंग है या प्रोडक्टिविटी वर्कलोड है। अब यहाँ पे X3D2 वाला जो ये प्रोसेसर है, इसके अंदर जो हमारी L3 कैश है वो दोनों CCDs के नीचे है ना। अब ये तो होगी प्रोसेसर की बात, जो कि मैंने
कोशिश तो बहुत आसान भाषा में करी, होपफुली आपको मैं समझा पाया होऊंगा। अब पूरी टेस्ट बेंच की बात कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर यूज क्या क्या करा है टेस्ट करने के लिए। जो मदरबोर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है Gigabyte का X870 Aorus Master X3D। अब इसके नाम में X3D लिखा है, यानी कि ये X3D के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब ये जो मदरबोर्ड होते हैं ना, ये AI बेस्ड ओवरक्लॉकिंग करते हैं, तो ये डिफरेंट डेटा सेट्स पे ट्रेंड होते हैं X3D प्रोसेसर के। तो अब इस वाले मदरबोर्ड में अगर आप एक X3D प्रोसेसर लगाते हो, अगर उसको ओवरक्लॉक करते हो, तो आपका जो प्रोसेसर है वो बेस्ट एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी पे ऑपरेट करता है। बाकी इस मदरबोर्ड में 8 PCB की लेयर्स हैं और यहाँ पे 18+2+2 ट्विन डिजिटल VRM डिजाइन मिलता है। AM5 सॉकेट है, तो AMD के 7000 सीरीज या लेटेस्ट 9000 सीरीज का प्रोसेसर आप चला सकते हो। और इतनी तगड़ी पावर के लिए VRM थर्मल आर्मर भी अच्छा खासा मोटा है, उसको भी ठंडा रखने के लिए पीछे IO वेंट डिजाइन भी है। बाकी इजी डिजाइन है, M.2 इजी लैच, वाईफाई इजी प्लग, PCI इजी लैच प्लस डुओ, मतलब कहीं पे स्क्रू ड्राइवर लगाने की जरूरत नहीं है, इजी मामला, आराम से हाथों से ही हो जाएगा भाई साहब। साथ में PCI पोर्ट्स पर भी आर्मर शील्ड मिल जाती है, कभी GPU सैक वगैरह करेगा तो टूटेगा नहीं। और बाकी इस मदरबोर्ड के साथ ऑन फ्लाई X3D ऐप भी हमारे को मिलती है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, लाइक एक्सट्रीम गेमिंग मोड, मैक्स परफॉर्मेंस मोड, और साथ में 4 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर चारों भरते हो आप इतना महंगा पीसी बिल्ड करके, तो थोड़ा एक आधी किडनी का ध्यान रख लेना। उसके साथ हमारे को टोटल 5 M.2 के स्लॉट्स मिलते हैं इस मदरबोर्ड के अंदर, 2 Gen 5 वाले एंड 3 Gen 4 वाले। बाकी साथ में लेटेस्ट कनेक्टिविटी है, Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4। और रैम हम यूज कर रहे हैं T4 Delta Black RGB 32 GB की 2 स्टिक्स, 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड के साथ यूजिंग AMD Expo। स्टोरेज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 2 TB Gen 5 WD Black SN8100 और रीड एंड राइट स्पीड तो भाई साहब धुआंधार। और पावर सप्लाई यूज करी हमने Aorus Elite 1000 watt 80+ प्लैटिनम एंड Gigabyte Aorus Waterforce X2 360 AIO यूज करा, ताकि हमारे CPU की ठंडक भाई साहब मेंटेन रहे। और GPU है Gigabyte RX 9070 XT गेमिंग OC 16 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। GPU पे वैसे हम कोई लोड वगैरह डालने नहीं वाले, बिकॉज प्रोसेसर टेस्टिंग की वीडियो है, तो हम सारा कुछ ना 1080p वगैरह पे ही टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ना बेंचमार्क्स देखते हैं। सबसे पहले Cinebench R23 आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कंपेटिटिव प्रोसेसर्स भी डाल दिए हैं। एंड 9950 X3D2 अगर आप देखोगे तो 9950 X3D से जस्ट 3% ही मल्टी कोर में बेटर है, 2% तो बल्कि सिंगल कोर में कम है। और इस वाले ग्राफ में जितने भी Cinebench के स्कोर्स है ना, ये हमने डिफरेंट डेटा से कलेक्ट किए, जो हम भी टेस्ट करते रहते हैं। बाकी सेम टेस्ट बेंच पे हमने दोनों प्रोसेसर जब हमने टेस्ट किए, तो फिर हमने दूसरे बेंचमार्क्स वगैरह ट्राई किए। जैसे Cinebench 2024 में देख सकते हो, यहाँ पे भी मेजर डिफरेंस नहीं है। Geekbench 6 जब हमने ट्राई किया तो भी 3-4% के आसपास से डिफरेंस निकल के आ रहा है। ब्लेंडर बेंचमार्क हमने निकाला, CPU पे टेस्ट किया था जस्ट टू चेक द परफॉर्मेंस, तो 5% का डिफरेंस निकल गया। देन वी टेस्टेड ब्लेंडर के अंदर BMW का रेंडर टेस्ट, एंड यहाँ पे भी 2 सेकंड कम लगे हमारे 9950 X3D2 में, 52 सेकंड्स में आउटपुट आ गया था। एंड V-Ray बेंचमार्क किया था हमने, इसमें भी हमारा 4% का डिफरेंस निकल गया। 3D Mark Time Spy जब हमने टेस्ट किया, उसमें CPU स्कोर कंपेयर किया तो 15 to 17% का डिफरेंस निकल गया। 3D Mark Time Spy गेमिंग के लिए होता है, तो गेमिंग में डिफरेंस आ रहा है। एंड Puget Bench फॉर Photoshop नॉट मच डिफरेंस। देन DaVinci Resolve सेम 2% की कहानी। तो प्रोडक्टिविटी में यहाँ पे 9950 X3D से इतना कोई बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। एंड अगर बात करते हैं गेमिंग की, जैसे मैंने CS2 टेस्ट किया, यहाँ पे भाई एवरेज FPS दोनों में सिमिलर निकल गया है, 760 के आसपास। बस ये जो है 1% लोस 5% बेटर निकल गया है। बट यहाँ पे हमने जैसे Cyberpunk टेस्ट किया, यहाँ पे 1080p पे, यहाँ ऊपर सेटिंग मैंने मेंशन कर रखी है ग्राफ में, यहाँ पे भी कहानी में कुछ डिफरेंस आया नहीं, बल्कि 5% कम ही परफॉर्म करके गया X3D से। और Hogwarts Legacy हमने जब टेस्ट किया, इसके अंदर भी सिमिलर परफॉर्मेंस। एंड Last of Us 2 उसके अंदर भी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, 1-2% ऊपर नीचे हो रहा है। एंड Horizon Zero Dawn में भी आप देख सकते हो FPS, पॉज करके देख लेना, यहाँ पे 1% लोस एंड एवरेज FPS दोनों डाल दिए मैंने। और Spider-Man 2 भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 5-8% का डिफरेंस है। X3D2 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर गेमिंग को कंक्लूड करता हूं तो भाई 19-20 का फर्क है, लाइक 2 to 5% का डिफरेंस आ रहा है डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट गेम्स में। सारा कुछ आपने देख ही लिया। अब यहाँ पे मेन सवाल तो यही उठेगा ना कि भाई यहाँ पे जो 2 CCDs पे पूरी V-Cache हमारे को मिल रही थी, तो गेमिंग में तो बेटर परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी। अब गेमिंग में 9950 X3D2 का एक्स्ट्रा कैश इसलिए काम में नहीं आता बिकॉज हमारा गेमिंग का टास्क एक ही CCD को असाइन होता है, जो हमारी 8 कोर की है, एंड उसके अंडर 96 MB का ही हमारे को V-Cache मिलता है। एंड एक CCD में 96 MB कैश है, तो एक्स्ट्रा 96 MB कैश दूसरे CCD में है, वो तो फ्री ही पड़ा रहता है ना। एंड यहाँ पे गेमर्स नेक्सस का ग्राफ में लगा देता हूँ, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देखना। Ryzen 7 9850 X3D से भी अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो इतना डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही परफॉर्मेंस निकल के आती है गेमिंग के मामले में अगर हम देखें। अब इसी एनालॉजी के बेसिस पे मैंने कहा यार X3D मोड को जरा टेस्ट किया जाए। तो इस मदरबोर्ड के जो Gigabyte का ऑन फ्लाई X3D सॉफ्टवेयर है, उसमें एक एक्सट्रीम गेमिंग मोड मिलता है हमारे को। तो ये मोड क्या करता है ना, हमारे इस प्रोसेसर की एक CCD को बंद कर देता है, एंड सिर्फ एक CCD हमारी एक्टिवेटेड रहती है, जिसकी वजह से हमारे को गेमिंग में बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड हायर बूस्ट क्लॉक स्पीड।
सीसीडीज, क्योंकि यहाँ पे दोनों सीसीडीज की बूस्ट क्लॉक स्पीड 5.6 गीगाहर्ट्ज की है ना। अब यहाँ पे हमने बेंचमार्किंग में टेस्ट करा, दूसरी सीसीडी ऑफ हो गई ना, तो सिनेमेंस R23 में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो सिंथेटिक बेंचमार्क्स के जो स्कोर्स हैं वो एकदम गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग में नोटिस करो, जैसे CS2 टेस्ट किया हमने लोएस्ट सेटिंग्स में 1080p में, यहाँ पे दोनों साइड X3D 2 के ही ग्राफ है। पहले जो हमारे को 760 के आसपास एवरेज FPS मिल रहे थे एंड 1% लोज भी कम थे। यहाँ पे एक्सट्रीम गेमिंग मोड जब हमने ऑन किया तो हमारे को भाई यहाँ पे एवरेज FPS में 24% का जंप मिला एंड इवन 1% लोज भी 7% बेटर हो गए। साइबरपंक जैसे टेस्ट किया, यहाँ पे सीधा 19% का जंप निकल गया, 1% लोज थोड़े से कम हो गए थे, बट ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस बढ़ गई थी। होराइजन जीरो डॉन में भी आप देख सकते हो 1% लोज में भी जंप है और एवरेज FPS में भी जंप निकल गया है। स्पाइडरमैन 2 में भी ज्यादा जंप नहीं है, यहाँ पे एवरेज में 5% का जंप है, बट 1% लोज बेटर कर दिए इसने। अब देखो ऐसा नहीं है ना आप ये CPU लगाओगे या फिर आप उसके साथ एक तगड़ा GPU पेयर करते हो तो आप 1080p में गेमिंग करोगे, कुछ है ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है कि हाँ हमारा CPU कैसे बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, उसके टेस्टिंग क्राइटेरिया है। एंड यस, जब हमने एक्सट्रीम गेमिंग मोड को ऑन करा तो वहां पे गेमिंग की परफॉर्मेंस बेटर तो हो जाती है। अब डिफरेंट सिनेरियोज में कितना कितना डिफरेंस आने वाला है वो तो अगर आप ऐसा पीसी बिल्ड करोगे तो आप उस चीज को अपने हिसाब से टेस्ट कर ही लेना। अब सवाल ये आता है क्या ये X3D2 गेमिंग के लिए है, तो मेरी टेस्टिंग के हिसाब से नहीं। आप X3D में भी अपना गेमिंग में काम चला सकते हो, डिफरेंस कुछ नहीं निकल के आने वाला। यहाँ पे जो हमारे 16 कोर्स हैं, दोनों सीसीडीज के नीचे अपनी 96 MB की कैश है, ये वहां पे काम आएगी जहां पे आपके 16 के 16 कोर्स साइमल्टेनियसली यूज हो रहे हो, हैवी वर्कलोड आप कर रहे हो, जो कि गेमिंग में नहीं होता। अब ये होता है ऐसे टास्क में जैसे आप ब्लेंडर यूज कर रहे हो या अनरियल इंजन में आपकी कंपाइलेशन हो रही है या इवन कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो गई या फिर आप वर्क स्टेशन वाले टास्क कर रहे हो। और इसी को समझने के लिए ना हमने ये डेटा देखा जो हमारे को फॉरेनिक्स की वेबसाइट से मिला। अब क्या होता है ना, इतना सारा डेटा एक स्पेसिफिक नीश के हिसाब से भाई डिराइव करना बहुत मुश्किल है। हम एक पर्टिकुलर सिंथेटिक बेंचमार्क कर लेंगे, हम पर्टिकुलर गेम टेस्ट कर लेंगे, बट पूरी कहानी समझने के लिए हमें भी तो समझना जरूरी है ना। अब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं एक पीसी को टेस्ट करने के लिए, तो इन लोगों ने 300+ डिफरेंट वर्कलोड्स में बेंचमार्क करे, लाइक कोड कंपाइलेशन, वर्क स्टेशन रिलेटेड टास्क, डेटा साइंस वर्कलोड एंड उस सबका कंबाइंड स्कोर जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये 10% एज अ होल बेटर परफॉर्म करता है 9950X एंड 9950X3D से, जो X3D2 वाला प्रोसेसर है। अब 10% छोटे वर्कलोड्स के हिसाब से हमें लगता है क्या ही हो जाएगा, 1-2 मिनट बचा के जिंदगी में। अब आप बड़े वर्क स्टेशन टास्क के हिसाब से सोचो, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट रेंडर हो रहा है जिसको होने में 10 घंटे लग रहे हैं। अब 10 घंटे का 10% भैया 1 घंटा निकल के आता है, तो वो काम 9 घंटे में हो रहा है। आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो रात को अपना रेंडर लगा के गया और सुबह जब वो लॉग इन करे उसका सिस्टम खाली हो, अगर वो एक्स्ट्रा बैठेगा तो उस चीज की कॉस्ट तो कंपनी पे पड़ती है ना। तो आई थिंक ये प्रोसेसर उन लोगों को टारगेट करता है जिनके लिए एक्चुअली 10% एक बहुत बड़ा नंबर बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर टास्क। तो कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को। अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो Ryzen 7 9800X3D एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है। हमने इसकी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप ये वाला प्रोसेसर चेक कर सकते हो जो हमारा 45,000 के आसपास चल रहा है इसकी डेट में। एंड Ryzen 7 9850X3D भी है जो 51,000 के आसपास है। एंड अगर मिक्स्ड यूज केस है, मान लो गेमिंग वगैरह भी करनी है, प्रोडक्टिविटी वगैरह करनी है एंड आपको एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के लिए जाना ही है विद X3D आर्किटेक्चर, तो Ryzen 9 9950X3D भी आपके लिए अच्छी चॉइस है जो आपको 69,500 के आसपास आज की डेट में मिल जाएगा। और अगर आपके पास 9950X3D ऑलरेडी है तो भी अपग्रेड करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आपने सारा कुछ टेस्टिंग और रिजल्ट्स वगैरह के थ्रू देख ही लिया। अब मेन सवाल आता है ये 9950X3D2 प्रोसेसर स्टैंड कहां करता है। ये स्टैंड वहां करता है कि आपको वर्क स्टेशन लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए। अब वर्क स्टेशन लेवल के आप प्रोसेसर या एपिक सीरीज के प्रोसेसर लोगे, उसका मदरबोर्ड लोगे, वो सब पीसी बिल्ड करोगे तो बहुत महंगा हो जाता है। तो ये कंज्यूमर लेवल से ऊपर और वर्क स्टेशन लेवल से नीचे वाली एक परफॉर्मेंस देता है जो ज्यादातर बिजनेसेस में यूज होता है। वो 10% वाला गैप आपके लिए मैटर करता है, तो ये प्रोसेसर आपके लिए है। तभी इसके लिए आप 95,000 रुपीज के आसपास खर्च हो गई। अगर आपके पास अंधा पैसा है, आप तगड़ा पीसी बिल्ड कर रहे हो, भैया फ्लैगशिप प्रोसेसर लगाना, तो आपको इसकी मैंने यूएसपीज तो बता दी कि इसकी कैश का क्या फायदा है। सीसीडी में हमारे को 8 कोर्स अलग से मिलते हैं जो उसका सारा आर्किटेक्चर वगैरह है, तो वो बढ़िया काम करेगा। अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो आई थिंक शायद आप यहां तक वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, मजे ले रहे हैं बस बैठ के सारे। हाँ भैया नॉलेज से मिल रही है कुछ तो थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे ज्यादा प्राइस होने का टेक्नोलॉजी अपने आप में एक रीजन है एंड उसका जो फायदा आता है साथ में वो सब मैंने आपको बताया। एंड आई होप मैं आपको सारा कुछ समझा पाया हूँ। एंड जो भी आपके थॉट्स हैं इस प्रोसेसर के बारे में मेरे को बताना कमेंट करके। एंड आपको वीडियो कैसी लगी, मैंने बहुत ज्यादा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। कमेंट में फीडबैक लिख सकते हो, अच्छा बुरा जो भी, टाइम स्टैम्प के साथ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।